तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है, उनके बारे में, जो विशेष रूप से अपने उपन्यासों से समाज को आईना दिखाने का काम करते थे और जिनके उपन्यास आज के युग में भी उतने ही सफल हैं जितने उस युग में हुआ करते थे। आज हम 1907 में प्रकाशित प्रेमा उपन्यास के बारे में बात करेंगे, जो पहले भी हम खुरमा या हम सबाब के नाम से उर्दू में छप चुका था। तो इसके बारे में सबसे पहले ये बताएंगे कि इसमें कुल 12 प्रकरण दिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से मुख्य रूप से अगर आप कहेंगे तो विधवा विवाह के बारे में बताया गया है। और इसके बारे में प्रेमचंद जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण किया है, क्योंकि इसमें जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पात्रों को मतलब रचित किया गया है और उसके बाद उनका। तो अब बात करेंगे प्रेमा उपन्यास के पात्रों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम प्रेमा के बारे में बताना चाहते हैं, जो मुख्य महिला पात्र हैं। इस पात्र की विशेषता ये है कि यह बहुत ही सीधी सादी स्त्री है, जो कि दूसरे पुरुष मुख्य पात्र अमृत राय जी से प्रेम करती है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध चलता है, क्योंकि अमृत राय जी एक आधुनिक मतलब विचारों वाले वकील थे। उनके बारे में ये बताया गया है कि वे शहर के सबसे नामी और रईस वकील हैं, जो कि आधुनिकता पर बहुत जोर देने वाले हैं। तीसरे पात्र में बात करेंगे प्रेमचंद की मुख्य जो उनकी सहेली हैं पूर्णा, जो जिनके पति एक पंडित हैं, बसंत कुमार जिनका नाम है, और अमृत राय जी के जो मित्र हैं दाननाथ जी, वो भी वकील हैं। उनके साथ में उनकी सारी मतलब पढ़ाई सारी चीज़ें हुई हैं। अन्य पात्रों में बद्री प्रसाद, लाला बद्री प्रसाद, जो कि प्रेमा के पिताजी हैं, और कमला प्रसाद प्रेमा की भाई हैं। उसके बाद एक सिल्लो है, जो कि पूना की महरी है, दासी जिसे कहते हैं, और कुछ अन्य पात्र इसमें बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं प्रेमा के प्रकरण के बारे में। जिस पहले प्रकरण में अमृत राय जी और दाननाथ जी के बारे में बातचीत है, जिस बातचीत में समाज की आधुनिकता के बारे में कुछ जोर देकर कहा गया है। साथ ही ये बताया गया है जहाँ पे कि प्रेमा और अमृत राय जी के प्रेम के बारे में कुछ विशेष रूप से चर्चा की गई है, जिसमें दाननाथ जी स्वयं भी प्रेमा से आंतरिक रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन अमृत राय से गहरी दोस्ती होने के कारण वे बता नहीं पाते हैं। तो इस बात को लेकर उनके बीच कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो दाननाथ जी प्रेमा को लेकर अमृत राय जी को विशेष रूप से आगाह करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आधुनिकता, जो अमृत राय जी की आधुनिकता है, वो प्रेमा के पिताजी लाला बद्री प्रसाद को पसंद नहीं आती है। लेकिन लाला बद्री प्रसाद के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि अमृत राय जी के अलावा इस शहर में उतना रईस तथा उतना काबिल व्यक्ति प्रेमा के लिए योग्य स्वर नहीं मिलता है। इसलिए अमृत राय जी मजबूरी कह सकते हैं, मजबूरी के कारणवश ही लाला अमृत राय और प्रेमा के संबंध या उनके विवाह के लिए तैयार होते हैं। दूसरे प्रकरण में ये बताया गया है कि लाला अमृत राय एक चिट्ठी लिखकर प्रेमा के पिताजी को दे देते हैं कि मैं प्रेमा से विवाह नहीं कर सकता। इस बात को लेकर विशेष रूप से बद्री प्रसाद जी को एक आहत हो जाते हैं, वो एक उन्हें झटका लगता है, कुछ मूर्छा आ जाती है। इस कारण से प्रेमा के पूरे घर में कोलाहल मच जाता है। जहाँ पर पूर्णा होती है, जो कि प्रेमा की सहेली है, उन्हें विशेष शौक होता है, प्रेमा को होता है, किंतु जो प्रेमा के भाई हैं वो आकर उन्हें समझाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अमृत राय जी ईसाई नहीं हुए हैं, वो केवल उनके चिट्ठी का गलत अर्थ निकाला गया है, ऐसा वो बताते हैं उन्हें। तब जाकर उन्हें शांति मिलती है। एक प्रेमा की भावज हैं, जो कि उन्हें विशेष मतलब ताने देकर बताती हैं कि आप अमृत राय जी की इतनी पूजा करती हैं, इतना प्रेम करती हैं, लेकिन अमृत राय जी आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तीसरे प्रकरण में ये बताया गया है कि पूर्णा और उनके पति के बीच जो प्रेमालाप होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। पूर्णा तथा उनके पति जो पंडित बसंत कुमार हैं,
उनके बीच में विशेष लगाव को दिखाया गया है। होली के समय, होली के दिन उन दोनों में क्या वार्तालाप होते हैं, और अचानक से इस कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि पूर्णा के पति का नदी में स्नान करते समय देहांत हो जाता है। उसके बाद से पूर्णा के जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है, जहाँ पर उसे समाज के ताने सुनने पड़ते हैं, और जो एक उस समय पर विधवा विवाह या विधवा के लिए उनकी जो समाज की जो परेशानियां हैं या समाज जो थोपना चाहता है, उसके बारे में उस प्रकरण में बताया गया है। चौथे प्रकरण में लाला तो आपसे निवेदन है कि इस उपन्यास का ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें विधवा विवाह खास करके 2 बार होता है। वो 2 बार कैसे होता है वो आपको पता लगाना है, और किस प्रकार अमृत राय जी समाज से लड़ते हैं, समाज किस प्रकार से उनका विरोध करता है। उसी विरोध को पूर्णा भी झेलती है, क्योंकि पूर्णा स्वयं भी विधवा हो जाती है। प्रेमा को भी ताने सुनने पड़ते हैं, क्योंकि अमृत राय जी जो उनसे प्रेम करते थे वो अंततः पूर्णा से विवाह कर लेते हैं। और इस उपन्यास में क्या होता है, इसके लिए आप इस उपन्यास को जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। अगले कुछ प्रकरणों में ये बताया गया है कि अमृत राय और पूर्णा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। वो गजरा देते हैं, कंगन देते हैं, और अंततः उनके बीच जो प्रेम संबंध है, पूर्णा और अमृत राय दोनों की तरफ से उन संबंधों की जो स्वीकार्यता है वो हो जाती है। बीच में कुछ प्रकरण दिया गया है जहाँ पर कि रामकली है, जो गांव की एक विधवा बहू है, उसके साथ पूर्णा जाती है बाहर, एक दिन स्नान करने चली जाती है। तो मंदिर में यहाँ मतलब रामकली उसे काफ़ी जगहों पर विचरण करवाती है, और समाज के जो पुरुषों की नज़र होती है उससे उसका पता चलता है कि किस प्रकार की नज़रों से पुरुष उसे देखते हैं। जिसके पति का मतलब देहांत हो गया हो तो उसे समाज की किस प्रकार की नज़र होती है। ऐसे ही बातचीत आगे बढ़ के अमृत राय और पूर्णा में कुछ दिनों के बाद मतलब संबंधों में उनकी स्वीकार्यता आ जाती है, कि अमृत राय स्वयं पूर्णा से स्वीकार करते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और ये बात पूर्णा भी स्वीकार कर लेती है। अगले प्रकरणों में ये बताया गया है कि समाज क्योंकि उस समय इतना आधुनिक नहीं हुआ था, तो अमृत राय सीधे रूप से पूर्णा से विवाह करना चाहते हैं। यह प्रस्ताव उसके सामने रखा जाता है। पूर्णा समाज को लेकर काफ़ी चिंतित होती है कि समाज किस प्रकार से ताने देगा, किंतु अमृत राय आधुनिक उनका व्यक्तित्व था, इसलिए वो चाहते थे कि पूर्णा और उनका विवाह इस समाज को दिखाने के लिए तथा इनकी कुरीतियों को मिटाने के लिए स्वयं उनको उस उदाहरण के साथ पेश करना चाहिए, इसलिए वो पूर्णा के साथ विवाह करने पर जोर देते हैं। किंतु समाज के लोग बहुत रईस लोग होते हैं, उनका एक पूरा समूह बन जाता है जो कि इस विवाह को रोकने की पूरी तैयारियां करके आता है, किंतु कानूनी सहायता से तथा एक जोरावर सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु के बाद वो विरोध शांत हो जाता है और अमृत राय तथा पूर्णा का विवाह संपन्न होता है। उसके बाद भी अमृत राय तथा पूर्णा के विवाह के बाद भी समाज के कुछ जो बड़े व्यक्तित्व होते हैं वो इस विरोध को जताने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से अमृत राय पर विशेष प्रहार करते रहते हैं, जिसमें उनके वकालत पर कुछ लोगों द्वारा आक्षेप लगाया जाता है कि वो ईसाई हो गए हैं क्योंकि उन्होंने 2 विवाह कर लिए हैं, विधवा विवाह कर लिया है इसलिए। तो उनकी वकालत कुछ समय के लिए थोड़ा सा कुछ कम होने लगती है पहले की तुलना में, लेकिन किंतु उनका व्यक्तित्व इतना प्रतिभाशाली था, फिर से वो वकालत चलने लगती है और पहले के वेग से और अधिक प्रकार से चलती है और बढ़िया चलने लगती है। तो इससे उनके विरोधियों पर कुछ न कुछ हमेशा वो चाहते हैं कि अमृत राय को किसी तरीके से परेशान किया जाए। एक समय तो ऐसा आता है कि उनके घर पर कोई नौकर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो इसका प्रबंध अमृत राय अपने कुछ दोस्तों द्वारा करवा। आगे के प्रकरण में ये बताया गया है कि अमृत राय और पूर्णा के विवाह के बाद प्रेमा और दाननाथ जो कि अमृत राय के मित्र थे और प्रेमा जिन्हें अमृत राय से प्रेम था, वो दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं, क्योंकि अमृत राय के बाद अगर शहर में कोई ऐसा व्यक्ति तो बचता है जो प्रेमा से विवाह कर सकता है तो वो दाननाथ थे, क्योंकि उनकी भी वकालत काफ़ी अच्छी थी और वे प्रेमा को आंतरिक रूप से भी प्रेम करते थे। तो इसीलिए दाननाथ और प्रेमा दोनों का विवाह होता है और उसके बाद
कुछ समय तक दाननाथ जब प्रेमा के व्यक्तित्व का गहन अध्ययन करते हैं या वो उसके हाव-भाव को देखते हैं, तो उन्हें ये समझ में आता है कि प्रेमा अभी भी मन ही मन में अमृतराय जी को प्रेम करती हैं। उस प्रेम की वजह से यहाँ पे हम प्रेमचंद ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि प्रेम और ईर्ष्या का चोली दामन का साथ है। उस ईर्ष्या को दाननाथ जी के अंदर देखा जा सकता है और दाननाथ जी प्रेमा के इस व्यवहार से काफ़ी प्रभावित होते हैं। प्रभावित का मतलब ये है कि उन जलन होती है उन्हें कि ऐसा मतलब इतने वर्ष हो गए या इतना समय हो गया विवाह करने के बाद, अमृतराज ने स्वयं एक विवाह कर लिया है, अभी भी प्रेमा उनसे प्रेम करती है, तो ये थोड़ा-सा उनके व्यक्तित्व को प्रभाव डालने वाला प्रश्न होता है। तो एक दिन प्रेमा और दाननाथ के बीच सीधी वार्तालाप होती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि एक स्त्री के 2 पति कदापि जीवित नहीं रह सकते। इतनी सी बात कहकर वो निकल जाते हैं। तो आगे इस उपन्यास में क्या होता है, इसके लिए आप इस उपन्यास को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक इस उपन्यास का आपको अर्थ नहीं समझ में आएगा। मेरी अनुसार जो कुछ समझ में आया मैंने आपको बता दिया है। चौथे प्रकरण में ये बताया गया है कि प्रेमा के पति के देहांत के बाद अमृतराय जी उनके घर पर आना जाना उनका शुरू हो जाता है, पूर्णा के घर पर। तो वहाँ पर कुछ पूर्णा और अमृतराय के बीच वार्तालाप होना शुरू होता है, क्योंकि पूर्णा के पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं था, तो जो अमृतराय जी हैं वो विशेष रूप से कुछ उनके लिए व्यवस्था करवाते हैं। उनके रहन सहन के लिए वो कुछ पैसे देना या बाकी कुछ सहायता करते हैं। इस बारे में बताया गया है।